वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मेजर टॉपिक या यूनिट कह सकते हो जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अंदर सब टॉपिक्स पर डिस्कशन शुरू होगा, तो आप इसको चाहे एक चैप्टर की तरह कंसीडर कर सकते हो। एटम एंड न्यूक्लियाई का पार्ट है ये न्यूक्लियर एनर्जी। इसको सीखने के लिए हम एक एक आर्टिकल पे डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है मास एनर्जी रिलेशन। आपको पता ही होगा ये रिलेशन किसने दिया है? आइंस्टाइन ने। किसने दिया? आइंस्टाइन ने। तो बस यहां इसका फॉर्मूला जान लो खाली। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास converts into energy and energy converts into mass. It is given by a relation H। फॉर्मूला लिख दो, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, या मोर जनरल में कहो तो डेल्टा M यूज करते हैं, चेंज ऑफ मास, डेल्टा MC स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लो, पहला स्टेप। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। ये मैं पीछे भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां इसका पर्सपेक्शन अलग है। आर्टिकल डालें पहले पेयर प्रोडक्शन। अब देखिए पेयर प्रोडक्शन है क्या। चैप्टर उधर 1 चैप्टर में हम बता भी चुके हैं, चार्ज कंजर्वेशन का एग्जांपल लेकर। फिलहाल मैं बात करता हूं, अगर एक गामा फोटोन यानी एनर्जेटिक फोटोन हैवी न्यूक्लियस के साथ इंपैक्ट करेगा, न्यूक्लियस का कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज बना रहेगा। बट ये गामा फोटॉन जो गया है एनर्जी लेकर, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा और 2 नए पार्टिकल बनेंगे उसकी एग्जिस्टेंस से, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इक्वेशन पहले मैं बता दूं, बाद में डेफिनेशन लिखाता हूं। देखिए हम कहेंगे एक ये गामा फोटॉन है, ये क्या है? गामा फोटॉन। इसकी जो एनर्जी होती है आप जानते हो, फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। ये जब हैवी न्यूक्लियस पर इंपैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस एक तरीके से रिजिड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एज अ रिजल्ट दिस गामा फोटॉन ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। वन एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज करते हैं -1 और β0। ये सिंबल किसके लिए यूज किया मैंने? यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन भी बना। पॉजिट्रॉन के लिए हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं +1 β0। आपको शायद जानकारी होगी भी, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर। दे हैव इक्वल मास, इक्वल चार्ज, बट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव, और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव, बस इतना फर्क है। तो इस तरह की जो ये प्रोसीजर है इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये पेयर प्रोड्यूस हुआ। देखो एंटी पार्टिकल्स का एक पेयर बना। क्लियर बात? अब मैं यहां पर थोड़ा लिखा देता हूं डेफिनेशन की। थोड़ा हम कहेंगे व्हेन अ गामा फोटॉन इम्पैक्ट ऑन हैवी न्यूक्लियस, देन गामा फोटॉन breaks into one electron and one positron. This is called
पेयर प्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है गिवन एज, इसको हमने इक्वेशन में शो कर दिया है। मैं एनर्जी कैलकुलेशन की थोड़ा, चूंकि मेरा यहां इस चैप्टर में टारगेट हर जगह एनर्जी है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, मास और एनर्जी के बारे में चर्चा करना। तो हम चलो हम निकालते हैं एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के लिए पहले कैलकुलेशन करते हैं। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड होगी, ध्यान रखना, उतनी पॉजिट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड होगी। एंटी पार्टिकल्स हैं बट सिमिलर एनर्जी रिक्वायरमेंट है। क्यों सिमिलर है सुन लो, फार्मूला E इक्वल टू mc² होता कि नहीं होता, अभी बताओ, सिखाया हमने। m यहां पर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास यूज करूंगा मैं। रेस्ट मास होता है 9.1 10⁻31 kg। इतना ही होता है पॉजिट्रॉन का भी, हम इलेक्ट्रॉन से सॉल्व करके सिखा रहे हैं। ये m हो गया, और c तो आपको पहले से ही पता होगा शायद, उसका स्क्वायर जो भी आएगा ये जूल में आएगा, ध्यान रखना। किस में आएगा, अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं MeV में। किस में कर रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, देखो 9.1 10⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻16 अपान 1.6 इंटू 10⁻13। जानते हो आप कि नहीं जानते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हम पावर 13 माइनस लेकर के डिवाइड करते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.51 MeV। कितनी आएगी, 0.51 MeV। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोड्यूस करना है गामा फोटॉन को, तो इतनी एनर्जी उसके पास एटलीस्ट होनी चाहिए गामा फोटॉन के पास। पेयर प्रोडक्शन के लिए इसका मतलब कितनी, देखो नेट एनर्जी रिक्वायर्ड, नेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन की अगर मैं बात कर दूं तो पेयर प्रोडक्शन की जो नेट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगी कि नहीं, बताओ। 1 करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, हाफ एंड हाफ फॉर पॉजिट्रॉन। तो टोटल जो तुम्हें रिक्वायर्ड होगी वो 102 MeV चाहिए। देखो ये मतलब कहने का इसका क्या है कि अगर गामा फोटॉन जो न्यूक्लियस से टकरा रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, उसके पास अगर इतनी एनर्जी है एटलीस्ट, तो ही वो पेयर प्रोडक्शन कर पाएगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, अगर नहीं इतनी है, इससे कम है, तो पेयर नहीं प्रोड्यूस होगा। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है, मतलब दूसरी कुछ और इवेंट होंगी, पेयर नहीं प्रोड्यूस होगा। तो हम कहेंगे टू प्रोड्यूस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, gamma photon must have energy 1.02 MeV or more than or more energy। लेस एनर्जी होने में क्या होने वाला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट होंगे। अब वो लिख नहीं रहे लेकिन, ठीक है, इसको नोट करें आप। देखिए अब पेयर एनिहिलेशन की बात करते हैं। एनिहिलेट मतलब होता है वैनिशेस, फिनिश्ड, डिस्ट्रॉयड। तो अगर कभी इसका रिवर्स हो जाए, मतलब एक प्रोटॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन काफी क्लोजर आ जाएं, तो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को समाप्त कर देते हैं। रिजल्ट में 2 गामा फोटॉन बनते हैं। देखना जरा ध्यान से, हम कहेंगे व्हेन a positron comes very close to electron, then they annihilate and give 2 gamma photons of equal energy, equal energy। इक्वेशन गिवन एज, ये प्रोसीजर मैं लिख रहा हूं, देखो
कुछ इस तरीके से देखना, एक हमारा ये -1 बीटा 0 और एक हमारा यहां पर +1 बीटा 0, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा, ये दोनों पास पास आए, मीट हो गए। एज अ रिजल्ट 2 गामा फोटॉन्स सेम एनर्जी के मिल गए, Hν और Hν के। ये रिएक्शन हमारा तैयार होगा पेयर एनिहिलेशन में। कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, पूछो या ना पूछो, ये क्रिएशन हो रहा होगा कि अभी जब प्रोडक्शन हुआ था तो सिंगल फोटॉन यूज किया था, उसी ने दोनों को बना दिया। अब ये दोनों मिल गए तो 2 फोटॉन बना रहे हैं। एक्चुअल में लॉजिक समझ लो, 2 फोटॉन, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। देखो मैंने उनको जाता बस हो किया है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इसलिए होता है कि एनर्जी और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। इसलिए 2 फोटॉन बनेंगे, ये दोनों का जो सम होगा वो उस सिंगल फोटॉन की एनर्जी के इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाएगी, बस ये है। तो यहां एनर्जी क्या क्या कंजर्वेशन बनाए रखने की वजह से ऐसा हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंट, सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता अगर एक बन जाता तो, ठीक है, इसलिए ऐसा बनाते हैं और कोई रीजन नहीं इसका है, नोट कर लें। एक और छोटा सा पॉइंट हम यहां डिस्कस करेंगे। ये सब जो स्टार्टिंग है ना, ये चैप्टर के आगे के आर्टिकल्स का बेस है, फुटिंग है। जैसे मैं एक टॉपिक की बात अभी कर रहा हूं, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 AMU। अगर मास 1 AMU है तो मतलब वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 1 AMU मास का कोई मान लीजिए न्यूक्लियस है, कुछ है, मैटर है, कोई मैटर ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मैंने क्या बोला, मैटर कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो 1 AMU मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मैं उसके लिए एक रिलेशन डेवलप करने वाला हूं। तो देखिए, पहले तो हम कहेंगे वी हैव या वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हो, जरा इसकी बात करते हैं। मैंने पीछे भी पढ़ाया है, वी नो दैट 1 AMU मास इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 kg। अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन के मास को समझ लो, कार्बन का टोटल मास अपन 12 करा था, तो ये होता है। अब हमें इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो E इज इक्वल टू mc² होता कि नहीं होता, बताओ। m की जगह ये यूज हो रहा है तुम्हारा 1.66 10⁻⁻27, और c तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से जानने लगे हो, स्क्वायर कर दो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जूल में आंसर आ रहा होगा, किस में आ रहा होगा, हम सिंपलीफाई पूरा नहीं कर रहे हैं, हम सीधे रिजल्ट पे पहुंचेंगे। हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना चाहते हैं। एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती कि नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पावर में डिफरेंस है खाली, मेगा में +6 और हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर 1.6 × 10⁻13 से डिवाइड करोगे तो मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जा रहे हैं। तो 1.66 10⁻27 3 × 10⁸ का स्क्वायर अपान में 1.6 10⁻⁻13, ये MeV आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे, तो 931 MeV आएगा। आप आराम से कर लीजिएगा एनर्जी। तो अगर कभी तुम्हें कहीं मास AMU में गिवन हो, मास किस में गिवन हो, और एनर्जी पूछी जाए, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। यानी 1 AMU मास इज इक्वल टू दिस एनर्जी। आप ऐसे कह सकते हो 1 AMU मास इज इक्वल टू 931 MeV एनर्जी। बोलो बच्चा लोग, क्लियर है बात? ये इक्विवेलेंस हो गया AMU का एनर्जी के फॉर्म में। नोट कर लीजिए, इसका आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। देखिए एक और पॉइंट पे बात करते हैं, मास डिफेक्ट। जी क्या है, क्या जानता है कोई? मास डिफेक्ट का मतलब सुनना। अच्छा एक बात बताओ सिंपल, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें तो बाद में कर लेंगे, थोड़ा घर गृहस्थी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मम्मी तुम्हारी लड्डू बनाना चाहती,
सपोज करो उन्होंने 2 kg बेसन लिया, 2 kg चीनी ले ली, ठीक है, और जो भी और कंटेंट, मतलब सबका टोटल मास लिखते जाओ एक पर्चे पे, और जब वो लड्डू बना तैयार करें फिर उसका मास निकालो, क्या एकदम इक्वल आएगा कि कुछ डिफरेंस रहेगा? जो तैयार माल होगा वो कम मास का होगा कि नहीं होगा बताओ? कच्चे माल का मास ज्यादा रहा होगा। बस ये जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। यही काम न्यूक्लियस के साथ होता है। न्यूक्लियस का जो नेट मास होता है ना, वो कंटेंट्स के मास से थोड़ा कम होता है। कंटेंट मतलब कौन? न्यूक्लियस का कंटेंट कौन? न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी टोटल जितने न्यूट्रॉन का मास होगा, जितना टोटल प्रोटॉन्स का मास होगा, उनका जो सम आएगा वो न्यूक्लियस जो बन के तैयार हुआ था उससे थोड़ा ग्रेटर मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे क्या कहेंगे? मास डिफेक्ट। सिंपल सी बात हो गई। तो चलिए लिखते हैं, द मास ऑफ न्यूक्लियस always less than total mass of nucleons, which makes that nucleus this difference in mass is called mass defect. It is denoted by, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग डेल्टा एम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो गिवन एज में कह सकते हो, देखो इसका हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल टू मास डिफेक्ट की जो वैल्यू है, कंटेंट्स का मास लेते हैं। चलो प्रोटॉन का जो नंबर होता है उसी को आप लोग एटॉमिक नंबर कहते हो, जेड। जेड क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और सिंगल प्रोटॉन का मास हमने लेट कर लिया एम सफिक्स पी, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास क्या होना चाहिए? जेड एम पी। न्यूट्रॉन्स के मास को आप ले लो m सफिक्स स्मॉल n, n फॉर न्यूट्रॉन। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पता करना हो a माइनस जेड, a माइनस जेड होता कि नहीं होता बताओ भैया? a मतलब सम ऑफ दैट, तो जेड उसमें माइनस कर दो। ये देखो न्यूक्लियंस का मास हो गया। और जो न्यूक्लियस है उसके लिए हम लोग अलग कोई सिंबल यूज करते हैं, जैसे कैपिटल M और सफिक्स में कैपिटल N लिख दिया, ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ये जो डिफरेंस तैयार हुआ इसको आप क्या कहेंगे? मास डिफेक्ट। क्लियर? अच्छा कभी बाइंडिंग एनर्जी अगर पूछा जाए तो भी यहीं से निकाली जाएगी। देखो जब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो उसे बीई नाम लिख देंगे पहले। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमने सिंबल क्या यूज कर लिया? बीई। बीई इज इक्वल टू डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। भाई मास का जो डिफेक्ट आया उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बाइंडिंग एनर्जी निकल आती है। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या बन रही? तेरा फॉर्मूला देखो इसका, जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड एम एन माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। देखो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अक्सर जो हमसे पूछेगा न्यूमेरिकल में वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछता है। क्या पूछता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियंस का जो नंबर होता है ना उसी को तो ए बोलते हो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। तो पर न्यूक्लियन निकालना हो तो एटॉमिक मास से, मास नंबर से बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो। देखो तो बाइंडिंग एनर्जी बाई ए, तो यानी कि जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन और सी स्क्वायर अपान ए आ जाएगा। बोलो बच्चा लोग, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अच्छा कहां प्लस? यहां प्लस होगा, ये प्लस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर कभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना पड़े आपको
तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालना किसी भी मतलब एटम के लिए। जैसे अल्फा पार्टिकल के लिए पूछा जाए सपोज करो, तो अल्फा पार्टिकल में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? 4, तो 4 से डिवाइड कर देना। जिसके लिए भी जिस न्यूक्लियस के लिए पूछा जाए उसमें टोटल पता करना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के कितने हैं, उस नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। नोट कर लो, फिर एक दो एग्जांपल कराता हूं। जैसे डिफाइन करना हो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो आप इतना समझ लो, वो मिनिमम एनर्जी जो न्यूक्लियस को दे दें तो उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एकदम सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने का मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाए। बात समझ रहे हो? तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। तो डिफिनीशन अगर कभी आ जाए तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, देखो, सच मिनिमम एनर्जी given to a nucleus by which nucleons are separated by infinite distance is called बाइंडिंग एनर्जी। नोट कर लो भाई। देखिए, एक एग्जांपल में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सिखा रहे हैं आपको। हमने जो एग्जांपल लिया है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन पर न्यूक्लियन निकालना है मुझे। ड्यूट्रॉन क्या होता है जानते हो? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। ड्यूटेरियम क्या है? 1H2, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो ड्यूट्रॉन की बात करता हूं। देखो, मास ऑफ द ड्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस का, मतलब ड्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस है ड्यूटेरियम का। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है 3.344 10⁻⁻27 kg। अच्छा, ड्यूट्रॉन में होता क्या क्या है? न्यूक्लियस है चूंकि ड्यूटेरियम का, तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो बना किससे? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन से। हम ये देखो, प्रोटॉन का मास है और ये न्यूट्रॉन का मास, इन दोनों का जब हम सम करेंगे, देखो ध्यान देना, तो ये जो वैल्यू आएगी इससे थोड़ी ग्रेटर मिलेगी आपको, क्योंकि कंप्लीट हुआ न्यूट्रॉन और ये उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो जरा इनका सम कर लेते हैं, देखते हैं। 8 7 7 14 6 6 12 1 13। देखो, ये थोड़ी वैल्यू उस न्यूक्लियस से हल्का सा ग्रेटर दिखेगी। आप ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ये जो डिफरेंस है मास में, इसको क्या बोलोगे? मास डिफेक्ट। तो अब मास डिफेक्ट की अगर हम बात करें, यहां पर डेल्टा एम की बात करें, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखो 3 3 4 तक तो मैच, यहां केवल 8 और यहां 4 है, तो 0.004 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना मास डिफेक्ट आया है। कोई समस्या इसमें? बताओ भाई। ऐसे ये गिवन हुआ करेंगे आपको, ऐसा नहीं कि सब लर्न करने वैल्यूज, और एक आध लर्न हो तो बहुत बढ़िया, वैसे गिवन होती है, ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है? डिफरेंस आपको खाली करना है। तो एनर्जी देखो, बाइंडिंग एनर्जी देखो, पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, तो mc² होता है ना, तो बस c² से मल्टीप्लाई करो। जूल में पहले आंसर आ रहा है 0.004 10⁻⁻27 इंटू c² मतलब 3 3 9 10⁻16। तो देखो अब ये क्या दे रहा है? 9 4 36 और 10 टू द पावर देखो कितना बचेगा? माइनस का 11। ये जूल में आंसर आया है। अभी किसमें आया है? अब इसे हम MeV में बदल लें या EV में बदल दें, जैसा आपकी इच्छा। जैसे मैं MeV में ले रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी इन, आप जूल में भी छोड़ सकते हो, इन MeV। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप MeV में ले जाएं, लेकिन मैंने आपको कहा कि ले लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 10⁻⁻13 से डिवाइड कर लो इसको। अब जरा देखना क्या बन रहा है। देखो 2 डिजिट एक्स्ट्रा है तो 100 नीचे ले आओ, तो 36/16 बचा, और पावर ऊपर -11, तो नीचे भी तो -11 हो गई है।
देखो भाई, ये जो बना तुम्हारा 36/16 MeV, ये बाइंडिंग एनर्जी अभी है, अभी पर न्यूक्लियन नहीं है। न्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन बताओ? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करनी है, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो फिर आप 2 से डिवाइड कर दो इस नंबर को। 36/16 तो था ही, 2 से और डिवाइड कर दिया, तो लगभग आ गया हमारा 18/16, और कट कर दो तो 9/8। डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 8 1 जा 8, 1 बचा 10 हुआ, 8 1 जा 8, 2 बचा 20 हुआ, 2 जा 4 बचा 40 हुआ, 5 जा MeV। देखो मैंने MeV में निकाला, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ध्यान रखना। क्या है भाई जी? ये पर न्यूक्लियन निकाली आपने। आप यहां जूल में, यहां पर भी सॉल्व कर सकते थे जूल में, जैसे ये निकला था सीधे इसमें डिवाइड कर देते 2 से, तो जूल में आ जाती बाइंडिंग एनर्जी। नोट कर लो इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जो पिछला एग्जांपल है हमारा वो केजी में था, अब हम उठाएंगे एएमयू में एक एग्जांपल इन टर्म ऑफ एएमयू। अगर आपको कभी मास एएमयू में गिवन हो तो कैसे निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी, उसके लिए समझ लें। मैंने इसमें एग्जांपल लिया है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पर न्यूक्लियन। तो चलिए, अल्फा पार्टिकल का मास आपको गिवन होगा एग्जाम में, जो वैल्यूज गिवन होंगी वो मैंने पहले से लिख दी हैं। देखिए आपको गिवन होगा अल्फा पार्टिकल का मास, यानी कि न्यूक्लियस का मास। हीलियम का न्यूक्लियस ही तो अल्फा पार्टिकल है। ये मास आपको गिवन होगा 4.00150 MeU। मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन आपको गिवन होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन का मास हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर जो न्यूट्रॉन का मास है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इनको सबको सम करिए, तो ये कंस्टिट्यूएंट्स का मास आएगा। आप देखेंगे ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा है। आप कंपेयर करिए दोनों को, फिर इनका जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट देखो जरा क्या आ रहा है, 4.03190 और 4.00150। डिफरेंस निकालो, 4030। इतने एएमयू आया। देखो एक बात समझना, अभी पीछे हमने आपको इक्विवेलेंस सिखाया था। एएमयू मास अगर गिवन हो तो डायरेक्ट 931 से मल्टीप्लाई करिए, सीधा एनर्जी एमईवी में आ जाएगी। तो डायरेक्ट एनर्जी देखो, बाइंडिंग एनर्जी 0.03040 इंटू सीधा 931। तो ये डायरेक्ट आंसर किसमें मिलता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी एएमयू मास का यूनिट है और 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा बन जाती है वो एनर्जी। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके बताओ। और एक चीज, हमें पर न्यूक्लियन चाहिए, तो अगर हम कहें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो टोटल कितने न्यूक्लियंस हैं? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए? 4 से इसमें डिवाइड कर देना। ये आ जाएगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एमईवी में। इसको जरा सॉल्व करके बताओ। तो जब आप इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ये अल्फा पार्टिकल की है। किसकी है? अल्फा पार्टिकल, मतलब 4 न्यूक्लियंस की है ये बाइंडिंग एनर्जी। पर न्यूक्लियन करना हो तो 4 से और डिवाइड कर दो। नोट कर लो भैया।